वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट किया जाए बेटा। पूरी टीम रेडी है? ऑनलाइन वाले बच्चों, ऑनलाइन टीम भी रेडी बेटा? हम स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों, चाहत, हृदय, प्रिया, कार्तिक, आनंद, बच्चों आप लोगों को शेड्यूल की आवश्यकता थी कि भाई 30 दिन के अंदर हम लोग पूरा रिवीजन कराएंगे और 30 दिन के रिवीजन के अंदर कौन कौन से दिन कौन कौन से चैप्टर रहेंगे और किस किस चैप्टर का कितना कितना वेटेज रहेगा। तो वो मैंने आप लोगों को सितंबर 2024 एग्जाम के लिए जो अपना रिफ्रेशर बैच स्टार्ट हुआ है, इसके लिए मैंने आपको शेड्यूल बना के दिया है बेटा, ताकि डेट वाइज हम अपने सिलेबस को कर सके। अभी तक आप देखिएगा हम लोगों ने 1 अगस्त 2 अगस्त यहां तक 2 दिन के अंदर 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद बैंक रिकंसिलिएशन हम लोगों ने कंप्लीट किया था। अब मैं स्टार्ट करने जाऊंगा बेटा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के लिए 1.5 डे, मतलब 5 तारीख का दिन और 6 तारीख का दिन आधा, बराबर। फिर 1.5 डे हम लोग सिंगल एंट्री लेंगे। इसी तरह से आगे के सारे चैप्टर के लिए ये शेड्यूल आपको ग्रांटेड है। ये पूरा का पूरा शेड्यूल और एक एक चैप्टर को हम कवर करते हुए बात करेंगे। चलिए बेटा हम स्टार्ट करें। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा आज के सेगमेंट में इन्वेंट्री वैल्यूएशन। हाँ जी बच्चों, बाकी चैप्टर जब तक चैप्टर खुले तब तक हम डिस्कस कर लें। बोलो जी, बाकी चैप्टर आप लोग तैयार करते जा रहे हैं बच्चों? हाँ, टेस्ट शेड्यूल भी आपके पास आ जाएगा बेटा। ऑनलाइन टीम, जैसे आज मैंने आप लोगों को शेड्यूल बना के दिया, इसी तरह से बाकी शेड्यूल भी आप लोगों के पास आ जाएंगे। हाँ बेटा मैं बता दूंगा ना बच्चों। हाँ जी बच्चों, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इन्वेंट्री। अब बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले इन्वेंट्री का वेटेज चैप्टर ए कैटेगरी का, और यहां से क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट निकाल के देगा लगभग 5 से 10 नंबर तक का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट इन्वेंट्री का दे सकता है। 1.5 डे में हम लोगों को इन्वेंट्री को फिनिश करना है, आज का लेक्चर और कल का आधा लेक्चर। हम स्टार्ट करते बच्चों। सबसे पहले इन्वेंट्री के जनरल मीनिंग की बात करें। जब हम बात करते हैं इन्वेंट्री यानी कि मीनिंग निकलता है स्टॉक, गुड्स। अब देखिए गुड्स का हमें वैल्यूएशन करना होता है और हमारे यहाँ जितना क्लोजिंग स्टॉक बचा उसका वैल्यूएशन करने की जरूरत क्यों पड़ जाती है? सबसे पहली बात तो ये एक असेट है, तय बात है। असेट में भी करंट असेट है, करंट असेट का हमें वैल्यूएशन करना जरूरी है। हम आज की तारीख में इंश्योरेंस कराते हैं और इंश्योरेंस जब कराते हैं तो बीमा कंपनी को बताना पड़ता है कि हमारे पास ऑन एन एवरेज कितना गुड्स है, कितना स्टॉक है। आप लोन लेने जा रहे हैं तो भी ऐसे केस में आपको बैंक को बताना है कि सब सीसी लिमिट लेने जा रहे हैं, स्टॉक पे लोन लेने जा रहे हैं, स्टॉक के हाइपोथिकेशन पे लोन लेने जा रहे हैं, तो भी आपको स्टॉक की इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब फाइनल अकाउंट हम बनाते हैं तो ऐसे केस में हमारे पास कितना क्लोजिंग स्टॉक है इसको बताना पड़ता है। अच्छा, स्टॉक डिपेंड करता है आपके बिजनेस के नेचर पे। बिजनेस के नेचर पे कैसे? भाई मैंने कार खरीदी तो कार मेरे लिए स्टॉक तो नहीं हो सकता, एसेट है। लेकिन आप मान लीजिए कार मैन्युफैक्चरर है या आप कार डीलर है, तो भाई कार आपके लिए क्या है? गुड्स है। ओके बेटा, चलिए अब इसी इन्वेंट्री को हम 2 अलग अलग कैटेगरी में बात करने जा रहे हैं। अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग एक्टिविटी करता है या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करता है। ट्रेडिंग एक्टिविटी करता है मतलब रेडीमेड फिनिश गुड्स खरीद रहे हैं, रेडीमेड फिनिश गुड्स बेच रहे हैं, तो उस बंदे के लिए फिनिश गुड्स से ही एक तरह से इन्वेंट्री है। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कर रहे हैं तो ऐसे केस में आप रॉ मटेरियल लेके चलते हैं, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। एक फैक्ट्री के अंदर जब आप काम कर रहे हैं तो आपके पास रॉ मटेरियल का भी स्टॉक होगा, WIP भी होगा, फिनिश गुड्स भी होगा और उसके साथ कंज्यूमेबल स्टोर्स भी आपके पास हो सकता है। अब बच्चों इन्वेंट्री चैप्टर को हम आगे, यहां तक तो मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया आपको, इन्वेंट्री यानी स्टॉक का मतलब बताया। अब बच्चों इस चैप्टर को 2 अलग अलग सेगमेंट में बात करने जाऊंगा। एक बड़ा टेक्निकल सेगमेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको नाम देते बेटा अपन स्टॉक टेकिंग, जहां से इंस्टीट्यूट यूजुअली क्वेश्चन निकालता है और अच्छे बड़े टेक्निकल क्वेश्चन निकालता है। और अपने इस रिवीजन सेशन का बेनिफिट तभी होगा जबकि बच्चे अच्छा स्कोर कर सकें। तो पहले मैं आपको रिवर्स लेके चलता हूं, पहले टफ वाले सेगमेंट को उठाता हूं और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को रिमेनिंग सेगमेंट लेके चलूंगा। तो आप निकालिए बेटा, कॉपी में हेडिंग दीजिएगा। हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले स्टॉक टेकिंग। लिखिए बेटा, कॉपी में हेडिंग दीजिए। पहले टेक्निकल और टफ सेगमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों,
उसके बाद फिर हम इजी सेगमेंट पे बात करेंगे। हमारे पास आज का दिन इन्वेंट्री के लिए पूरा है और कल का आधा दिन हमारे पास इन्वेंट्री के लिए रिजर्व है। चलिए बच्चों, इन्वेंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट बनेगा स्टॉक टेकिंग। अब देखिए स्टॉक टेकिंग यानी स्टॉक की गणना। अब देखिए 31 मार्च के दिन सपोज करें आप अपने फाइनल अकाउंट बनाते हैं, ये 31 मार्च के दिन आप बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं। अब 31 मार्च के दिन हम लोग को चाहिए मेरे पास कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा है। अभी क्लोजिंग स्टॉक हम लोगों को लिखना है बैलेंस शीट के अंदर। कंसेप्चुअली आपको क्या करना चाहिए, 31 मार्च के दिन गोडाउन में जाके स्टॉक को गिनना चाहिए, फिजिकली स्टॉक को वेरीफाई करना चाहिए। हालांकि परपेचुअल सिस्टम आप पढ़ते हैं, परपेचुअल सिस्टम के अंदर कंपनी रजिस्टर मेंटेन करती है, बट वो बुकिश रजिस्टर हो सकता है, उस बुकिश रजिस्टर में कंपनी हेराफेरी कर सकती है, एक दो एंट्री इंटेंशनली या अनइंटेंशनली डिलीटेड हो गई तो ऐसे केस में स्टॉक रजिस्टर जो शो करेगा उतना फिजिकल स्टॉक ग्राउंड पे अवेलेबल हो जरूरी नहीं है। तो कायदा ये बनता है, कंसेप्ट ये बनता है भाई 31 मार्च के दिन कंपनी स्टॉक का वेरिफिकेशन करे, स्टॉक गिने गोडाउन में जाके कि उसके पास कितना स्टॉक है। लेकिन प्रैक्टिकली आपके सामने सिचुएशन ये आएगी कि हम 31 मार्च के दिन स्टॉक गिन नहीं पा रहे। क्यों नहीं गिन पा रहे भाई? 31 मार्च का दिन था साहब, बहुत ही ज्यादा व्यस्त दिन था, कई सारी और भी दूसरी इंपॉर्टेंट वर्किंग थी, तो इसलिए हम 31 मार्च के दिन स्टॉक गिन नहीं पाए। आपके पास स्टॉक गिनने का समय मिला मान लो जी 7 अप्रैल के दिन, यानी ठीक है 1 हफ्ते बाद आपने गोडाउन में जाके स्टॉक गिना और एक एक लॉट को आपने फिजिकली गिना कि माल ए इतना, मटेरियल बी इतना, सी इतना, डी इतना, ई इतना, एफ इतना, इनका इतना वैल्यू, और टोटल आपने स्टॉक गिना 5 लाख रुपए। अब मेरे सामने मुद्दा बनता है कि 5 लाख रुपए के स्टॉक को मैं बैलेंस शीट के अंदर लिख सकता हूं? नहीं लिख सकते बेटा। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 1 और 7 अप्रैल के बीच में ट्रांजैक्शन हुए होंगे और ये ट्रांजैक्शन नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के अंदर जाते हैं, इन ट्रांजैक्शन के अंदर भी आपका माल का आवागमन हुआ होगा, इसलिए हम 7 अप्रैल के दिन जो स्टॉक गिने हैं वो बैलेंस शीट के अंदर नहीं लिख सकते। अब हम लोगों के सामने स्टॉक टेकिंग का क्वेश्चन अगर आएगा तो ये क्वेश्चन इस तरह से होगा कि आपने 7 अप्रैल, 10 अप्रैल, 15 अप्रैल यानी सब्सिक्वेंट पीरियड में, आगे के पीरियड में स्टॉक को गिना है और हमें 31 मार्च यानी बैलेंस शीट डेट के दिन का स्टॉक चाहिए। चलिए प्रैक्टिस करते फटाफट, कैसे हम लोग यही मैं अलग अलग तरह की सिचुएशन की प्रैक्टिस आपको कराता हूं ताकि फटाफट आप रिप्लाई दे पाए। सब बच्चे बोर्ड पे ध्यान, मिस्टर पीपी बोर्ड पे ध्यान, ध्रुव बोर्ड पे ध्यान बेटा, कृष्णा इधर, यस टीम ध्यान दीजिए बेटा। हाँ यही हम प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि अच्छे से कवर कर सके। चलिए 31 मार्च से सपोज करें ये हमारी बैलेंस शीट डेट है 31 मार्च, स्टॉक गिनना 31 मार्च के दिन था, आपको टाइम मिला मान लीजिए 7 अप्रैल के दिन। 7 अप्रैल के दिन गोडाउन में जाके आपने स्टॉक गिना और टोटल मिला के आपने स्टॉक गिना 5 लाख। अब आपको बताना है कौन कौन से एडजस्टमेंट का क्या क्या होगा। बोलो जी 1 और 7 के बीच में हमने 30,000 रुपए का माल परचेस करा, बोलो परचेस करा तो गुड्स हमारे पास आ गया, स्टॉक बढ़ गया, अभी परचेस है बड़ी नेक्स्ट ईयर का परचेस है, और 1 और 7 के बीच में परचेस करने से आपका स्टॉक बढ़ गया तो बोलो उसको क्या करना पड़ेगा? माइनस। वेरी गुड। चलो 1 और 7 के बीच में सपोज करें हमने 50,000 रुपए की सेल वैल्यू का गुड्स बेचा जिसकी कॉस्टिंग थी 40,000। अब बताओ 1 और 7 के बीच में हमने 50,000 की सेल वैल्यू, कॉस्टिंग थी 40,000, माल बेचा। बोलो जी माल बेचने से माल निकल गया कि नहीं? स्टॉक गिनने के तो स्टॉक कम आया कि नहीं? चलो अगर हम 31 मार्च के दिन स्टॉक गिनने जाते तो क्या माल गिनने में आता कि नहीं आता? तो 1 और 7 के बीच में जो माल बेचा हमें उसको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 और 7 के बीच में जो बेचा वो माल हमारे यहां से बाहर जा चुका है, स्टॉक गिनने में नहीं आया। लेकिन 31 के दिन हम मालिक हैं तो हमारे स्टॉक में करना पड़ जाएगा 8। चलिए सिचुएशन चेंज। अब आप बताइएगा 1 और 7 के बीच में मान लीजिए कुछ लोग सेल्स रिटर्न कर गए, सेल्स रिटर्न कर गए मतलब सेल्स रिटर्न के तौर पे माल वापस पटक गए, बोले सब नहीं जमा, ग्राहक के सब हो सकता कुछ माल वापस कर गए। अब बोलो 1 और 7 के बीच में सेल्स रिटर्न हुआ, बोलो बेटा सेल्स रिटर्न के कारण माल हमारे यहां पर आया, 7 तारीख के दिन स्टॉक बढ़ गया। अब देखो स्टॉक बढ़ा है सेल्स रिटर्न के कारण, और वो सेल्स रिटर्न कौन सी ईयर का है? नेक्स्ट ईयर का। नेक्स्ट ईयर का तो बच्चों क्या करना पड़ेगा? प्लस या माइनस? माइनस, क्योंकि 1 और 7 के बीच में सेल्स रिटर्न के कारण हमारा स्टॉक
बढ़ चुका है। जब अब 7 तारीख के दिन माल गिनने गए तो सेल्स रिटर्न के कारण स्टॉक बढ़ा हुआ आया। उस जितना सेल्स रिटर्न हुआ है उस माल को हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि 31 मार्च के दिन वो सेल्स रिटर्न नहीं था। चलो जी, 1 और 7 के बीच में मान लो 30,000 रुपए का माल हमारा परचेस रिटर्न हुआ। परचेस रिटर्न मतलब कुछ माल हमने खरीद रखा था, समझ नहीं आया, हमने वापस कर दिया। चलो जी, परचेस रिटर्न बताओ बेटा, परचेस रिटर्न के कारण गुड्स बाहर चला गया, 7 तारीख को स्टॉक गिनने में नहीं आया, लेकिन अगर 31 के दिन गिनने जाते तो गिनने में आता, क्योंकि परचेस रिटर्न नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में है। 31 मार्च के दिन तो परचेस रिटर्न नहीं था, 31 मार्च के दिन तो परचेस ही था। तो 1 और 7 के बीच में परचेस रिटर्न के कारण जो माल जा चुका है हमें उसको क्या करना पड़ जाएगा, प्लस। अब बहादुर बच्चों 2-3 अच्छे क्वालिटेटिव पॉइंट आप बताइएगा। चलो जी, यही क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करूं। हाँ, अब बताइएगा। देखो जी, स्टॉक आपने फिजिकली गिना है 7 अप्रैल के दिन। पॉइंट नंबर 1 तो आसान था, परचेस। पॉइंट नंबर 2 सेल, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न। ये तो मैंने अभी आपको ओरली डिस्कस कराया। अब आप बताइए बच्चों, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट वर्थ ₹80,000। 1 और 7 तारीख के बीच में हमने 80,000 रुपए का माल कंसाइनमेंट पर एजेंट को भेजा। बोलिए बेटा ऑनलाइन टीम, क्या होना चाहिए बच्चों इस पॉइंट का? मिस्टर पीपी 8, जतिन 8, कृष्णा 8, ध्रुव, इधर वाली टीम बेटा लास्ट में, इधर फर्स्ट बेंच बच्चों पक्का 8। लॉजिक बता सकते हैं? रुको पहले मेरे को समझने दो। बोलो, बैलेंस शीट कौन से दिन बना रहे? स्टॉक गिनने कौन से दिन गए? 1 और 7 के बीच में। माल उठा के हमने किसको दे दिया? एजेंट को। और एजेंट को देने से बोलो स्टॉक कम हो गया कि नहीं? बराबर बेटा। अच्छा, एजेंट को माल आपने भेजा, नॉट बेचा। तो बोलो 31 तारीख के दिन मालिक है हम उस माल के, जो माल हमने भेज दिया उससे स्टॉक कम हो गया। अब इसको हमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 31 तारीख के दिन गिनने जाते तो ये माल भी हमारे गिनने में आता। ऑनलाइन प्रिंस मित्तल, परफेक्ट बेटा। चल अब बताइएगा, आपके पास इंफॉर्मेशन है गुड्स कॉस्टिंग ₹70,000। 70,000 रुपए की कॉस्टिंग का गुड्स था, हमने कस्टमर को अप्रूवल पर भेजा और सेल वैल्यू था इसका 90,000। देखो, 1 और 7 के बीच में हमने कस्टमर को गुड्स अप्रूवल पर भेजा, मतलब पसंदगी पर भेजा। अब बताओ बेटा, 1 और 7 के बीच में अगर आपने कस्टमर को गुड्स अप्रूवल पर भेजा तो गुड्स हमारे यहां से बाहर निकल गया कि नहीं? और 7 तारीख को स्टॉक गिनने गया तो क्या ये स्टॉक गिनने में आया? नहीं आया। लेकिन 31 को गिनने जाते तो बोलो जी हम इस माल के मालिक थे कि नहीं थे? बोलो क्या करेंगे बेटा? एड कितने से? 70,000। जब भी हम स्टॉक लेते हैं तो कॉस्ट या एनआरवी दोनों में से जो कम पर लेते हैं। बोलो लॉजिक क्लियर? पक्का? चलिए बच्चों, अब मैं सिचुएशन को चेंज कर देता हूं बेटा। अभी मैं आपके सामने कौन सी सिचुएशन डिस्कस कर रहा था बताए? कि भाई 31 मार्च के दिन स्टॉक गिनना था, आपके पास समय था नहीं, तो आपने स्टॉक कौन से दिन गिना? 7 अप्रैल। चलिए बच्चों, मैं सिचुएशन चेंज करता हूं। अब देखो जी, हर बच्चा ये मिस्टर पीपी की तरह लापरवाह नहीं होता है। कुछ ऐसे भी बिजनेसमैन होते हैं जो जतिन जैसे बहुत अवेयर्ड होते हैं। अब कैसे अवेयर्ड होते बच्चों, ध्यान से सुनना। अब बताओ, जतिन एक बड़े बिजनेसमैन है, इनको पता है कि साहब 31 मार्च का दिन आएगा जो कि हर साल आता है, उस दिन स्टॉक गिना जाएगा। तो कायदे से 31 मार्च के दिन स्टॉक गिनना था। अब इनको पता है 31 मार्च के दिन बहुत ज्यादा अकाउंटिंग एडजस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट इन सबका लास्ट डे होता है, हम स्टॉक गिन नहीं पाते हैं। तो क्यों हम लेट करें, हम एक काम करते हैं ना, पहले स्टॉक नहीं गिन सकते क्या? इन्होंने 23 मार्च के दिन स्टॉक गिना,
गोडाउन में जाके स्टॉक गिना तो 5 लाख रुपए का स्टॉक है। ये फिजिकल स्टॉक गिना, कौन सी तारीख के दिन गिना? 23 मार्च के दिन गिना। अब इनका मानना था पहले से माल गिन के रख लो, ज्यादा क्या है 7-8 दिन में जो भी परचेस सेल होगा उसको प्लस माइनस कर लेंगे, बराबर बेटा। चलो जी, तो अब आपके सामने सिचुएशन क्या वो देखिए। आपको स्टॉक निकालना है बैलेंस शीट के पर्पज से, और कौन से दिन की बैलेंस शीट चाहिए? 31 मार्च के दिन की बैलेंस शीट। हाँ जी बच्चों, फिजिकल स्टॉक आपने गिना था 23 ऑफ मार्च के दिन, और मान लीजिए 23 ऑफ मार्च के दिन आपके पास जो फिजिकल स्टॉक था वो था 3 लाख रुपए का। ओके बच्चों, चलो अब बताना है बेटा, ये बैलेंस शीट डेट है 31 मार्च, स्टॉक गिनने का टाइम मेरे को मिला 23 तारीख के दिन, स्टॉक गिन लिया मैंने पहले ही, ठीक। अब रिप्लाई दो बच्चों, बोलो 23 और 31 के बीच में मैंने 80,000 रुपए का माल परचेस करा। ऐड करेंगे? ऑनलाइन वाले बच्चे रिप्लाई दे बेटा, क्यों प्लस करेंगे? क्योंकि आपने 23 को स्टॉक गिन लिया, बैलेंस शीट 31 के दिन बना रहे, 23 और 31 के बीच में आपने 80,000 का माल खरीदा, तो 31 के दिन जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो 80,000 के माल के मालिक है, मालिक है, तो उसको मेरे को क्या करना पड़ेगा? 8। परफेक्ट। चलो वापस से, 23 को माल गिन लिया था, 31 को बैलेंस शीट बना रहे, 23 और 31 के बीच में 70,000 की कॉस्टिंग का गुड्स आप बेच चुके हो। बोलो जी क्या करेंगे बेटा, प्लस या माइनस? माइनस। क्यों माइनस? क्योंकि माल आपने 23 तारीख के दिन गिन लिया, 31 को बैलेंस शीट में आ रहे हैं, 23 और 31 के बीच में अगर माल बेच दिया तो उसको करना पड़ जाएगा माइनस, क्योंकि 31 मार्च के दिन उस लॉट के हम मालिक नहीं है। चलो जी, 23 और 31 के बीच में सेल्स रिटर्न हुआ, 23 मार्च को माल गिन के बैठ गए, 31 को बैलेंस शीट बना रहे। अब बच्चों बताना बेटा, 23 और 31 के बीच में हो सकता है कुछ ग्राहकों ने माल वापस कर दिया, उन लोगों का कहना बनता है साहब गुड्स नहीं जमा, सेल्स रिटर्न। बोलो सेल्स रिटर्न के कारण स्टॉक बढ़ जाएगा कि नहीं? और 31 मार्च के पहले सेल्स रिटर्न हो चुका है, आप सेल्स रिटर्न की एंट्री कर चुके हो, आपने स्टॉक गिना था 23 को, 31 के पहले आप अपनी बुक में सेल्स रिटर्न की एंट्री कर चुके हो, तो इस लॉट को भी अपने स्टॉक में शामिल करना पड़ेगा। और कितने पे शामिल करेंगे? उसकी कॉस्ट पे, बल्कि सही शब्दों में बोले तो कॉस्ट एनआरवी दोनों में से जो कम। बोली बच्चों, यहां तक सब बच्चों को क्लियर? ईमानदारी से बेटा। चलो वापस से, 23 और 31 के बीच में कुछ माल परचेस रिटर्न, मतलब हमने परचेस कर रखा था लेकिन वापस कर दिया, परचेस रिटर्न। बोलो जी परचेस रिटर्न के कारण गुड्स आया या गया? गया। क्या करेंगे बेटा? लेस कर देंगे, शाबाश। अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात ये बनती है कि रूटीन पॉइंट तो मैं ही बता देता बेटा, अब आप ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताओ बच्चों, तो देखते हैं। मैं रिपीट कर देता हूं, बोलो बैलेंस शीट कौन से दिन बना रहे हैं, स्टॉक गिनने का टाइम कब मिला? 23। 23 और 31 के बीच में मान लो हमने 1 लाख रुपए का माल कंसाइनमेंट पर एजेंट को भेजा। किसको भेजा बेटा? कंसाइनमेंट पर हमने एजेंट को भेजा। बोलो जी 23 को माल गिन लिया था, 23 और 31 के बीच में हमने 1 लाख रुपए का माल कंसाइनमेंट पर एजेंट को भेजा, और एजेंट से इंफॉर्मेशन ली, तो एजेंट का कहना बनता है अभी तक माल बिका नहीं। बोली बच्चों क्या होना चाहिए, प्लस या माइनस? बोली बच्चों क्या होना चाहिए, प्लस या माइनस? पीपी
नो इफेक्ट। लास्ट बेंच लेस, कृष्णा नो इफेक्ट, ध्रुव नो इफेक्ट। सुनो बेटा, आपने माल ऑलरेडी 23 को गिन लिया था, 23 की काउंटिंग में है और 31 को बैलेंस शीट में आना रहना, तब तक माल बिका नहीं है, तो इसलिए हमें अब इस पॉइंट का कोई इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये गुड्स काउंटिंग में आ चुका है। प्रिंस मित्तल वेरी गुड बेटा, नो इफेक्ट, क्योंकि माल अभी सोल्ड आउट भी नहीं हुआ। वेरी गुड। चलिए जी, अब बताना अब आपके पास इंफॉर्मेशन है, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। 23 तारीख के दिन माल आपने गिन लिया, बैलेंस शीट आप बना रहे 31 मार्च के दिन। बोलो 23 और 31 के बीच में आपने 50,000 रुपए की सेल वैल्यू का गुड्स अपने कस्टमर को अप्रूवल पर भेजा। वापस सुन लो, 23 को माल हमने गिन लिया था, 23 और 31 के बीच में गुड्स उठा के हमने अपने कस्टमर के पास भेजा, अप्रूवल पर भेजा। अप्रूवल जानते हैं बेटा, अप्रूवल बोलते हैं सेल आर रिटर्न बेसिस। कस्टमर को समझ में आएगा तो रखेगा, अदरवाइज वापस कर सकता है। बोलो जी क्या होना चाहिए? कस्टमर का रिप्लाई बनता है, कस्टमर ने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया। अब ये बताइए, ऑनलाइन वाले बच्चों, प्रिंस, चाहत, आनंद, हृदय, कार्तिक, प्रिया, और भी बच्चे रिप्लाई दे बेटा। फिर मैं रिपीट करता हूं बेटा, बहुत अच्छा पॉइंट। हाँ, 23 को आपने स्टॉक गिन लिया और 23 को स्टॉक गिन लेने के बाद आपने कस्टमर को गुड्स अप्रूवल पर भेजा 50,000 का। कस्टमर ने अभी तक अपनी ओर से एक्सेप्टेंस नहीं दिया है। यस, ऑनलाइन प्रिंस, ओके बेटा। ऑनलाइन पे कुछ बच्चों का कहना है ऐड करेंगे। बच्चों बहुत ध्यान से सुनो, इस पर्टिकुलर पॉइंट का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, नो इफेक्ट। एक सेकंड, क्या बच्चों? इस पॉइंट का कोई इफेक्ट नहीं आएगा बेटा। क्यों नहीं इफेक्ट आएगा, उसका कारण सुनो। अब बताओ, आपने स्टॉक कौन से दिन गिन लिया था? तो 23 तारीख के दिन ऑलरेडी स्टॉक गिन चुके हो, 23 की काउंटिंग में ऑलरेडी शामिल है। आप 23 तारीख के स्टॉक को ही देखो, यहां पर बेस लेके चल रहे हैं, तो 23 तारीख की काउंटिंग में शामिल है। अच्छा, अभी तक माल बिका क्या? नहीं बिका, तो ऑनरशिप हमारी है और 23 के इस लॉट में शामिल है, तो उसको रहने दो, अब उसका कोई इफेक्ट देने की जरूरत नहीं। अब मैं इसी में चेंज कर दो। मान लीजिए आपने 23 तारीख को माल गिन लिया था और 23 और 31 के बीच में माल कस्टमर को अप्रूवल पर भेजा और कस्टमर ने 31 के पहले अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, तो माइनस होगा, क्योंकि माल गिन लिया था लेकिन 31 के पहले कस्टमर ने उसकी एक्सेप्टेंस दे दी। अच्छा चलो जी, अगर कस्टमर ने एक्सेप्टेंस दी और उसने एक्सेप्टेंस सपोज करें आपको दी है 5 अप्रैल में, अब बोलो 5 अप्रैल में एक्सेप्टेंस दी, नो इफेक्ट, क्योंकि 31 मार्च तक बिका नहीं था। पक्का बेटा? हाँ जी बोलो मिस्टर पीपी। हाँ जी बेटा, नहीं बेटा, हमने अभी कस्टमर को माल किस पे दिया बेटा? अप्रूवल पर। अप्रूवल पर दिया, जब तक कस्टमर अपनी ओर से एक्सेप्टेंस न दे तब तक आप सेल नहीं मान सकते बच्चों, या टाइम लिमिट एक्सपायर्ड न हो तब तक सेल नहीं मान सकते।
ओके, पक्का। और 23 को आपने ऑलरेडी काउंट कर रखा था। बच्चों टेम्परेचर हाँ ठीक है ना। हाँ बच्चों, यहां तक सब बच्चों को क्लियर, पक्का। देखो 23 को ऑलरेडी काउंटेड है, 23 की काउंटिंग में ऑलरेडी है। ओके, अगर आपने इस माल को कस्टमर को अप्रूवल पर दिया और कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर आपको उसको हटाना पड़ेगा। पक्का बच्चों, लॉजिक क्लियर। चलिए रुकिए बेटा, अब मैं इससे रिलेटेड आपको अच्छे क्वेश्चन की पहले प्रैक्टिस कराता हूं ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से कर सके। आप निकालिए बेटा स्टडी मटेरियल का इन्वेंटरी टेकिंग का क्वेश्चन नंबर  निकालिए बेटा। मिला बच्चों क्वेश्चन? चलो ध्यान से देखिएगा बच्चों क्वेश्चन। कौन से नंबर पे बेटा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 9, 8 है शायद। क्वेश्चन 9 ना बेटा? ओके बेटा, चलो बच्चों ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अ ट्रेडर प्रिपेयर हिज अकाउंट 31 मार्च एवरी ईयर। एक बिजनेसमैन अपने अकाउंट 31 मार्च को बनाता है। ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजन नो इन्वेंट्री टेकिंग कुड बी पॉसिबल टिल 15th ऑफ अप्रैल। अब देखिए 31 मार्च के दिन आप अपने फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, लेकिन स्टॉक की काउंटिंग करने का काम आपने किया 15 अप्रैल के दिन। ऑन विच डेट टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स इन हिज गोडाउन केम टू 5 लाख। अब देखिए 15 अप्रैल के दिन आपने स्टॉक गिना और स्टॉक कितना गिनने में आया? 5 लाख। ध्यान देना बेटा, 31 मार्च स्टॉक गिनने का काम किया बेटा हमने 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को हमने स्टॉक कितना गिना है? 5 लाख रुपए। परफेक्ट बच्चों। अब 1 और 15 के बीच के ट्रांजेक्शन, 1 और 15 के बीच के ट्रांजेक्शन आपको दिए हैं और आपसे पूछा है यू आर रिक्वायर्ड टू एसर्टेन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। अब अच्छा एग्जाम में कभी कभी आप कंफ्यूज होंगे कि साहब इन्वेंट्री कौन सी निकालनी है, फिजिकल इन्वेंट्री या बैलेंस शीट के पर्पज से? तो आप हमेशा बैलेंस शीट के पर्पज से निकालिए बेटा, फिजिकल निकालना हो तो क्वेश्चन बोलेगा। अब देखो कैसे, ये क्वेश्चन में स्टार्ट करो बच्चों। स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2022। बुक दीजिए बेटा, क्वेश्चन सामने रखें, स्टडी मटेरियल खोल के रखना बेटा। मॉड्यूल के कई सारे क्वेश्चन में आपको हाथों हाथ कराते जाऊंगा। मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 9 है बच्चों, मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 9 है बेटा। चलो अब आप देखो बेटा, आपके पास फिजिकल स्टॉक था 50,000 रुपए का। परफेक्ट। क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 1, सेल आपको दिया बेटा 41,000 और इसमें बच्चों सेल आपको दिया 41,000 का, इसमें 10,000 रुपए का कैश सेल शामिल है। यस, 31 मार्च स्टॉक गिनने का काम आपने करा 15 अप्रैल। अब बताओ 1 और 15 के बीच में हमने टोटल 41,000 का गुड्स बेचा। अब इंस्टीट्यूट कंफ्यूज कैसे कर रहा है कि साहब इसमें नगद भी बेचा। अब बताओ बेटा, नगद बेचा उधार बेचा कोई फर्क नहीं पड़ता है, नगद बेचेंगे तो भी गुड्स जाएगा, उधार बेचेंगे तो भी गुड्स जाएगा। तो 31 और 15 के बीच में अगर आपने 41,000 का गुड्स बेचा तो गुड्स हमारे यहां से फिजिकली जा चुका है। 15 अप्रैल के दिन जब आप स्टॉक गिनने गए तो उस समय ये स्टॉक गिनने में नहीं आया। बोलो जी क्या करना चाहिए बच्चों, हमें इसको ऐड करना चाहिए क्योंकि 15 अप्रैल की काउंटिंग में शामिल नहीं है और 31 को गिनने जाते थे माल हमारे स्टॉक में आता, इसे हमें इसको करना पड़ जाएगा बच्चों 8। अब कैसे ऐड करेंगे वो दिखेगा। सॉरी, सेल वैल्यू आपको दिया था 41,000। अब इसमें चेक करिए बच्चों, आपको जीपी भी दिया 20%। इसका मतलब ये जो गुड्स हमने बेचा था इसकी कॉस्ट थी 32,800, 32,800।
तो 32,800 की कॉस्टिंग के गुड्स को हमने बेचा था। जब आप स्टॉक गिनने गए ये माल गिनने में नहीं आया। अगर 31 को स्टॉक गिनने जाते तो ये माल भी गिनने में आता, क्योंकि हम 31 मार्च के दिन इस माल के मालिक हैं, इसलिए हमें इसको करना पड़ जाएगा 8। परफेक्ट। चलो पॉइंट चेंज, समझना बेटा। अब आपके पास इंफॉर्मेशन है परचेज 5034 और इस परचेस में कैश परचेस भी शामिल है। समझना बच्चों, बोर्ड पे देखना बेटा, ये 31 मार्च बैलेंस शीट 31 मार्च के दिन बनाना है। स्टॉक गिनने का काम हमने किया 15 अप्रैल। अब बताओ बेटा 1 और 15 के बीच में 5034 का गुड्स आपने परचेस करा। अगर 5034 का गुड्स आपने परचेस करा तो परचेस जब भी करते हैं तो माल हमारे यहां पर आता है तो स्टॉक बढ़ जाता है। आप 15 के दिन स्टॉक गिनने गए तो स्टॉक बढ़ा हुआ है, आपको उसको माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस करना पड़ेगा? क्योंकि 5034 से स्टॉक बढ़ा है, ये परचेस हमारा नेक्स्ट ईयर का है। हम 31 मार्च के दिन का स्टॉक चाहते हैं, 31 मार्च के दिन तक ये परचेस नहीं था तो हमें इसको करना पड़ेगा माइनस। अब इसमें कुछ बच्चों को कंफ्यूजन क्या हो सकता है कि सब कुछ नगद भी परचेस करा उधार भी परचेस करा। वो तो बच्चों आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया यार, नगद खरीदें उधार खरीदें। हमारे यहां गुड्स तो आया भाई, नगद भी खरीदेंगे तो भी गुड्स आएगा, उधार खरीदेंगे तो भी गुड्स आएगा। तो 1 और 15 के बीच में हमने परचेस करा तो हमारा स्टॉक बढ़ गया, माइनस करना पड़ेगा। इसलिए माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 7 दिन के अंदर हमने परचेस करा और ये परचेस नेक्स्ट ईयर की बुक में जाएगा। 31 मार्च के दिन परचेस नहीं था, इसे 31 मार्च के दिन स्लॉट के हम मालिक नहीं है, हमें माइनस करना पड़ेगा। चलिए अगले पॉइंट, सेल्स रिटर्न 1000 रुपए का। ऑनलाइन वाले बच्चों रिप्लाई देना बेटा। 31 मार्च स्टॉक आपको 31 मार्च के दिन गिनना था, टाइम आपको मिला 15 अप्रैल के दिन। 1 और 15 के बीच में 1000 रुपए का सेल्स रिटर्न हुआ। अब बताओ बेटा, सेल्स रिटर्न हुआ बच्चों, सेल्स रिटर्न में कस्टमर ने माल हमारे यहां वापस कर दिया, वापस कर देने से हमारा स्टॉक बढ़ चुका है। तो जब आप 15 अप्रैल के दिन स्टॉक गिनने गए तो ये सेल्स रिटर्न के कारण ऑलरेडी स्टॉक बढ़ा हुआ है, ये सेल्स रिटर्न अगले साल की बुक में जाएगा। तो सेल्स रिटर्न के कारण जितना स्टॉक बढ़ा है उसको हमें करना पड़ेगा माइनस। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना बच्चों, ये जो सेल्स रिटर्न दिया होगा सेल वैल्यू पे दिया होगा, इसमें जीपी भी शामिल है। जीपी हटाएंगे हम तो जो 1000 रुपए का सेल्स रिटर्न है बेसिकली देखा जाए तो उसकी कॉस्टिंग कितनी है 800। तो 800 रुपए की कॉस्टिंग का गुड्स शामिल था, वो 800 रुपए की कॉस्टिंग के गुड्स को हमने बाहर किया है। बोलिए यहां तक सब बच्चों को क्लियर? ईमानदारी से बेटा, बिल्कुल जहां दिक्कत है बिल्कुल पूछने का। मैं भी टफ से टफ क्वेश्चन, टेक्निकल से टेक्निकल क्वेश्चन अभी आप लोगों के सामने कराऊंगा। अब आप आइए जी क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 4। क्वेश्चन सामने है क्या बच्चों? ये देख लो, क्वेश्चन सामने है, लास्ट बेंच क्वेश्चन आपके सामने। चलिए बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 4। ऑन 15th of March, goods sale value 10,000 were sent on seller return basis। बताओ बेटा कौन सी मार्च की बात कर रहे हैं ये? हाजी बच्चों 15 मार्च। अच्छा स्टॉक आपने कौन से दिन गिना? 23 मार्च। 23 मार्च के पहले ही, 23 मार्च के पहले ही 15 मार्च आती बेटा। 10,000 का गुड्स आपने सेलर रिटर्न बेसिस पर दिया, 40% गुड्स कस्टमर ने रिटर्न किया है ऑन 10th of अप्रैल के दिन। कितना परसेंट गुड्स रिटर्न हो गया बेटा? 40%। रेस्ट ऑफ द गुड्स बिल्ड ऑन 16th of अप्रैल, बाकी के माल को कस्टमर ने एक्सेप्ट किया 16th of अप्रैल।
अब रुकिए, पहले सिचुएशन को समझिए। हाँ जी बच्चों, बताइएगा। अब देखिए, बैलेंस शीट हम बना रहे हैं 31 मार्च के दिन। बैलेंस शीट 31 मार्च के दिन बना रहे हैं। स्टॉक गिनने का काम आपने किया 15 अप्रैल के दिन। यहां अपने गोडाउन में जाके स्टॉक गिना, तो आपने स्टॉक गिना है 50,000 का। बराबर बेटा 15 अप्रैल, पक्का बच्चों? सॉरी 15 अप्रैल लेके चल रहे बेटा, 23 नहीं, 15 अप्रैल। हाँ 15 अप्रैल, सॉरी 15 अप्रैल। ओके बेटा, चलो मार्च में ही आपने कस्टमर को माल, मार्च में ही आपने 10,000 का गुड्स कस्टमर को दिया था। ओके बच्चों, किस पर दिया? सेलर रिटर्न बेसिस। चलो कस्टमर ने इसमें से 40% गुड्स आपको वापस कर दिया। तो बताओ जी, 40% गुड्स वापस आ गया तो इस स्टॉक में शामिल हो गया कि नहीं? हम बोलते हैं 40% गुड्स तो ऑलरेडी स्टॉक में शामिल है। अच्छा, बचा हुआ जो 60% है वो कस्टमर ने एक्सेप्ट करा, उसका सेल बिल बना, लेकिन सेल बिल भी कौन सी डेट में बनाए? 16 अप्रैल। चलो पॉइंट को तोड़ तोड़ के समझते हैं। पहले 40% की बात करो बेटा। 40% गुड्स हमने 15 मार्च के दिन निकाल दिया था। ओके, और ये गुड्स कस्टमर ने वापस भी कर दिया। वापस कर दिया तो हम जब स्टॉक गिनने गए 15 अप्रैल को, तो स्टॉक की काउंटिंग में आ चुका है कितना परसेंट गुड्स आ चुका है? 40% गुड्स काउंटिंग में आ चुका है। इसे 40% का मेरे को दिक्कत नहीं है। बोलो कितना परसेंट गुड्स अभी हमारी काउंटिंग में नहीं आया? 60% नहीं आया। अच्छा बताओ, 60% के मालिक है कि नहीं? मालिक है, क्योंकि सेल हुआ है, लेकिन कब हुआ? 16 अप्रैल, मतलब नेक्स्ट ईयर में सेल हुआ। 31 मार्च के दिन तो उस लॉट के हम मालिक हैं, और 31 मार्च के दिन उस लॉट के मालिक है, तो हमारे स्टॉक में वो लॉट क्या होना चाहिए? 8। अब देखो 8 करने के लिए क्या करेंगे? ये लिखा बेटा हमने, 8 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 10,000 का 60%। क्यों? 40% तो वापस आ गया था, इसलिए ऑलरेडी स्टॉक में शामिल हो गया। पक्का? अच्छा, 60% गुड से 6,000, लेकिन कस्टमर को जब भेजा होगा तो सेल वैल्यू पर भेजा होगा। बोलो जी, इसमें जीपी जुड़ा हुआ है, जीपी हटा दो, तो इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 4,800। बोली बेटा, क्या है तक सब बच्चों को क्लियर? ईमानदारी से चलिए अब पढ़िए बेटा इस क्वेश्चन का एक टेक्निकल पॉइंट, पॉइंट नंबर 5। ध्यान से पढ़िए बेटा इस क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 5। क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 5, ध्यान से एक बार रीड करिए बेटा क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 5। करूं मैं स्टार्ट? रीड कर लिया? चलिए, ट्रेडर हैज आल्सो रिसीव्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹8,000 इन द मंथ ऑफ मार्च। देखो मार्च में आपके पास गुड्स आया ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, मतलब कोई दूसरा बंदा आपको माल भेज रहा है, अभी माल हमारे नहीं किसी और का है। कितने का गुड्स आया बेटा? 8,000। 20% ऑफ गुड्स हैड बीन सोल्ड बाय 31 मार्च। इसमें से 20% माल हमने बेच दिया था 31 मार्च तक। 50% माल और बेच दिया हमने 15 अप्रैल तक। चलो बोर्ड पे देखना बेटा, ये 31 मार्च, मार्च में हमारे पास 8,000 रुपए का गुड्स आया किसी और का,
बोलो क्या 8,000 के गुड्स के हम मालिक हैं? नहीं है बेटा। ये किसी और का गुड्स आया और किस बेसिस पे आया? कंसाइनमेंट पे आया, बेचने के लिए आया, कंसाइनमेंट यानी हम एजेंट के तौर पे माल आया। ये 8,000 का गुड्स ये कहां आ चुका है? ये देखिए, हाँ जी बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां आपने स्टॉक गिना 8,000 का गुड्स आपके पास कंसाइनमेंट बेसिस पर यानी एज अ एजेंट ऑलरेडी आ चुका है। अभी दूसरे का माल है, इसमें से 20% तो यहां हमने बेच दिया, 50% बच्चों इधर बेच दिया। अब बताओ जी, जब 15 अप्रैल को गुड्स आप गिनने गए होंगे तो दूसरे का गुड्स इसमें कितना परसेंट शामिल है? ओनली 30%, जिसके कि हम मालिक नहीं है। बोलो क्या करना चाहिए बच्चों उसको? माइनस। शाबाश। देखो 30% गुड्स हम माइनस कर रहे हैं। मैं रिपीट करता हूं बेटा, 8,000 का गुड्स आपको मिला था कंसाइनमेंट बेसिस पर, मतलब एक एजेंट के तौर पर मिला था, इसके मालिक हम है नहीं, लेकिन फिर भी हमारे स्टॉक में है तो उसको हटाना पड़ेगा। अब इसमें से कितना माल बेच दिया? अब देखो 20% माल हमने 31 मार्च तक बेच दिया, 50% माल हमने 15 अप्रैल तक बेच दिया, मतलब 70% गुड्स हम बेच चुके थे, बराबर। तो जिस तारीख को हम स्टॉक गिनने गए उस तारीख को दूसरे का माल अगर हमारे गोडाउन में देखे तो कितना परसेंट था? 30%। बोलो बेटा 30% को क्या करना पड़ेगा? माइनस। बोलो क्या है तक सब बच्चों को क्लियर? ईमानदारी से। चलिए बच्चों, अब मैं एक बहुत टेक्निकल सा क्वेश्चन आपको लेके चलता हूं और उस टेक्निकल क्वेश्चन से एक नए कंसेप्ट की ओर लेके चलूंगा। आप निकालिएगा बेटा स्टडी मटेरियल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन बच्चों। पढ़िए बेटा, एक बार रीड कर लीजिए ताकि इस क्वेश्चन को बेस बना के हम स्टॉक टेकिंग के एक नए कंसेप्ट को और समझ सकें। चलिए बेटा 60 पक्का? चलिए 2 मिनट ध्यान से सुनिएगा इसको। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक वाज डन ऑन 23rd ऑफ जून। बच्चों फिजिकल स्टॉक गिनने का काम हमने किया 23 जून को। द वैल्यू ऑफ स्टॉक वाज रुपी 48 लाख। स्टॉक की वैल्यू कितनी बेटा हमारे सामने? 48 लाख रुपी। द फॉलोइंग सर ट्रांजेक्शन टुक प्लेस बिटवीन 23rd एंड 30th ऑफ जून। 23rd एंड 30th ऑफ जून के बीच के ट्रांजेक्शन आपको दिए। अब देखिए बेटा हमारे सामने सिचुएशन क्या है, ये 30 जून, सपोज करिए जी यहां बैलेंस शीट बना रहे हैं और आपको पहले से पता था कि सब 30 जून के दिन आपके पास समय होगा नहीं, आपने स्टॉक गिनने का काम किया 23 जून के दिन। बोलिए जी 23rd ऑफ जून के दिन आपने स्टॉक गिना 48 लाख। ओके बच्चों, 23rd और 30th ऑफ जून के बीच के ट्रांजेक्शन। ओके, तकरीबन 4 ट्रांजेक्शन आपको दिए। अब रिक्वायरमेंट क्या वो देखिए,
आपको स्टॉक की वैल्यू निकालनी है 30 जून के दिन की, और क्वेश्चन अगर क्लियर नहीं हो तो आप ये मान के चलना कि हम कौन सा स्टॉक निकालने जा रहे हैं, बैलेंस शीट के पर्पज से स्टॉक निकालने जा रहे हैं। अभी के वर्किंग में यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं। ऊपर आपने हेडिंग दिया स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक बना रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट के पर्पज से, ऑनरशिप के पर्पज से स्टॉक दिख रहे हैं। एज ऑन 30 जून फिजिकल स्टॉक was taken on 23 जून। तो फिजिकल स्टॉक हमने 23 जून के दिन गिना था। चलो बेटा आप एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से देखिए। पॉइंट नंबर 1, आउट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब बच्चों ये लाइन आपको कंफ्यूज करेगी। इन लोगों ने बोला आउट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब इसका इंटरप्रिटेशन ये इंस्टीट्यूट लेके चलता है कि भाई साल भर हम अलग अलग डेट पर कंसाइनमेंट पर माल भेजते रहे हैं। कंसाइनमेंट यानी एजेंट को माल हम भेजते रहे हैं, कभी 1 ट्रक, कभी 2 ट्रक, कभी 3 ट्रक, कभी 4 ट्रक। अब बैलेंस शीट बनाने की डेट हमारे नजदीक है। हमने 23 तारीख के दिन स्टॉक अपने यहां पर गिन लिया 48 लाख। अब चूंकि समय समय पर अलग अलग डेट पर हम एजेंट को माल भेजते रहे हैं, तो एजेंट से भी पूछेंगे बताओ भाई आपके पास कितना अनसोल्ड स्टॉक पड़ा है। चलो जी, एजेंट ने बताया 2,40,000 रुपए का अनसोल्ड स्टॉक है। अब ये बताओ बेटा, जब आप 23 तारीख के दिन स्टॉक गिनने गए थे तो क्या ये लॉट हमारी काउंटिंग में आया था, गिनने में आया था? नहीं आया था। क्यों नहीं आया था? क्योंकि आपने गुड्स गिना अपने प्रमाइसेस में, और 2,40,000 रुपए का गुड्स कहां पर पड़ा हुआ था? कस्टमर के यहां, सॉरी एजेंट के यहां। और एजेंट क्या पड़ा था तो हमारी काउंटिंग में नहीं आया, लेकिन अल्टीमेटली ऑनर हम है। ऑनर हमें तो बैलेंस शीट बनाते समय हमें इसको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि साल भर में अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पर हम कंसाइनमेंट बेसिस पर एजेंट को माल देते रहे हैं। अब हमने अपने यहां पर स्टॉक गिन लिया। अब हम एजेंट से भी पूछेंगे बता भाई तेरे पास कितना पड़ा है? जो उसके पास पड़ा है, मालिक वो नहीं है, मालिक हम है, क्योंकि माल तो हमने भेजा है न कि बेचा है। तो चलो जी, इसको क्या करना पड़ेगा बेटा अपने को? एड आउट ऑफ गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 2,40,000 रुपए अनसोल्ड। ओके बच्चों, चलिए पॉइंट नंबर 2, परचेस ऑफ रुपी 4 लाख। अब देखो ऊपर लिखा था 23 और 30 के बीच के ट्रांजेक्शन। ये देखो बेटा, 23 तारीख के दिन आपने स्टॉक गिना है, 23 और 30 के बीच में आपने परचेस किया। बताइए बच्चों कितने का परचेस किया? टोटल मिला के 4 लाख रुपए का परचेस किया। ऑफ विच गुड्स 1,60,000 डिलीवर्ड ऑन 5th जुलाई। आपने 23 को स्टॉक गिन लिया, 30 को आप बैलेंस शीट बना रहे। 23 और 30 के बीच में अब देखो 4 लाख का माल खरीदा, इसमें से 1,60,000 का माल बाद में आया। इसमें से बोलो जी 1,60,000 का माल बाद में आया है, तो बताओ कितने का माल हमारे पास आ चुका होगा? 2,40। अब इसको तोड़ के बाइफरकेट करके मैं आपके सामने रख रहा हूं। 23 और 30 के बीच में, बोले इस बीच में 2,40,000 का लॉट तो ऐसा है जो हमने परचेज भी कर लिया और माल आ भी गया। बोलो 2,40 का क्या करेंगे बच्चों? पक्का ऐड करेंगे? प्लस करेंगे? क्यों प्लस करेंगे? लॉजिक बता सकते हो? नहीं, अभी अपन सिर्फ 2,40 की बात कर बेटा, जो हमने 23 और 30 के बीच में परचेज भी कर लिया और माल आ भी गया। बोलिए 23 को गिनने गए तो क्या गिनने में आया?
नहीं, 30 तारीख के दिन बैलेंस शीट बना रहे हैं। अब बताओ 23 और 30 के बीच में हमने माल परचेस करा, लेकिन 2,40,000 का गुड्स ऐसा है जो परचेस भी कर लिया तो आ भी गया, तो उसको क्या करना पड़ जाएगा 8। तो पहले मैं 2,40 की बात करता हूं। गुड्स परचेज एंड रिसीव्ड, परचेज भी कर लिया और रिसीव्ड भी हो गया। चलिए बच्चों अब बताना आप 1,60,000 का गुड्स 23 और 30 के बीच में आपने परचेस करा, लेकिन आया कब 5 जुलाई। स्टॉक गिना कब है 23rd। बोलो जी अब इसका क्या होना चाहिए। हाँ जी बहादुर बच्चों, एड होगा आपके हिसाब से, एड होगा, गुड। अब देखो लॉजिक सुनो बेटा, 23 और 30 तारीख के बीच में आपने 1,60,000 रुपए का गुड्स भी परचेस कर लिया है, और परचेस कर लिया ना बेटा, तो परचेस की एंट्री कर ली। क्या एंट्री कर ली, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। और अगर आपने अपनी बुक्स अकाउंट में परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर एंट्री कर ली, तो इसका मतलब इस 1,60,000 के माल के हम मालिक हैं, और मालिक हैं तो हमें अपने स्टॉक में लेना पड़ेगा। ये एक तरह से वैसे ही गुड्स है बच्चों जैसे गुड्स हम परचेस कर लेते हैं, लेकिन गुड्स इन ट्रांजिट होता है, तो इसको हम बोलते हैं गुड्स परचेस बट स्टिल इन ट्रांजिट। हाँ जी बेटा, अभी यही तो मैंने इसीलिए तो इस 1,60 को अलग कराया, क्योंकि अभी ठीक इसके बाद मैं अगला कंसेप्ट चेंज करूंगा, और वो कंसेप्ट कौन सा आएगा बच्चों, फिजिकल स्टॉक। अभी हम कौन से स्टॉक की बात कर रहे हैं, बैलेंस शीट के पर्पज से। बैलेंस शीट के पर्पज से हम इस माल के मालिक हैं, हमने परचेस कर लिया, अपनी बुक में परचेस की एंट्री कर ली, इसको ऐड करा। बोलिए क्या यहां तक सब बच्चों को क्लियर, गुड। ऑनलाइन टीम, ऑनलाइन वाले बच्चों को भी क्लियर बेटा, प्रिंस, चाहत, कार्तिक, सब बच्चों को क्लियर। किसी प्रकार का डाउट हो तो बेटा बिल्कुल पूछते जाने का है। चलो आगे बढ़े हम। अब क्वेश्चन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट, सेल्स ऑफ ₹13,60,000। ओके रुद्राक्ष जोशी, ओके बेटा। कार्तिक परफेक्ट बच्चों। एनी डाउट बेटा कार्तिक यादव, एनी डाउट, डिफिकल्टी, प्रॉब्लम, विघ्न, बाधा, परेशानी, संकट, विपत्ति, कष्ट। ओके प्रिंस, ओके टीम, परफेक्ट बेटा। चलिए अब ये बहुत अच्छा पॉइंट है बेटा, इसको ध्यान से सुनना, और नहीं समझ में आए तो बिल्कुल बोलना बेटा, क्योंकि इस पॉइंट के बेसिस पे बहुत सारे पॉइंट हम लोगों को घुमाने बच्चों। ओके बच्चों, सेल हुआ 13,60,000 का, विच इंक्लूड्स गुड्स वर्थ ₹3,20,000 ऑन अप्रूवल। इसमें से 3,20,000 का माल हमने अप्रूवल पर भेजा। अब देखो बेटा सिचुएशन क्या है, हमारे सामने बच्चों सिचुएशन ये है, अब बैलेंस शीट बना रहे 30 जून के दिन, स्टॉक गिनने का काम करा आपने 23 जून के दिन, और 23 तारीख के दिन गोडाउन में जाके जब आपने स्टॉक गिना तो स्टॉक कितना गिनने में आया 48 लेख। ओके अब यहां बताओ जी, हमने माल गिन लिया था सारा, ऑलरेडी काउंटिंग कर लिया था। अब इस डेट के बीच में अगर कोई माल सोल्ड आउट हो चुका है तो उसको मेरे को हटा देना चाहिए, पक्का। अब देखते हैं, अब इन लोगों का कहना बना कि हमने 23 और 30 के बीच में माल बेचा तो है, कितने का माल बेचा, टोटल 13,60,000 का बेचा। अब बोलो ये जो बेचा 23 के बाद बेचा, तो 23 को जब गिनने गए तो मैं बोलता हूं ये सारा लॉट ऑलरेडी गिनने में आ चुका होगा, क्योंकि 23 के दिन तो गोडाउन में था। जो भी बेचा करा वो 23 और 30 के बीच में,
अब इसमें भी इन लोगों ने नया पॉइंट ये डाल दिया, अगर सिर्फ ये बोल देते ना कि 13,60,000 का माल बेचा तो उसको हटा देता। क्यों हटा देता? 23 को गिन रखा था, 23 की गिनती में है और 13,60,000 का माल हमने बेच दिया, तो हटा दो क्योंकि आप गिन के बैठे हो। लेकिन अब देखो उसके अंदर भी टेक्निकल पेज डाल दिया इंस्टीट्यूट ने। क्या पेज डाल दिया वो देखो, 13,60,000 13,60,000 का पूरा नहीं बिका, इसमें से 3,20,000 का गुड्स हमने अप्रूवल पर भेजा है। अप्रूवल मतलब होता है बेटा कस्टमर की पसंदगी पर, कस्टमर को हमने इस बात के लिए गुड्स भेजा, आप लेके जाओ, समझ में आया तो रखना, अदरवाइज वापस कर देना। नाउ क्वेश्चन बोलता है हाफ ऑफ दीज गुड्स वर रिटर्न, इसमें से आधा माल वापस आ गया। बताओ बेटा, 3,20,000 में से आधा माल वापस आ गया, मतलब माल बिका नहीं। अच्छा, एंड नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिमेनिंग हाफ, बाकी बचे हुए के लिए कोई रिप्लाई नहीं आया। बोलिए बच्चों, जिस लॉट के लिए रिप्लाई नहीं आया तो क्या हम उसको सेल मान सकते हैं? नहीं मान सकते बेटा। सेल तभी मान सकते हैं जब कस्टमर गुड्स के लिए अपनी एक्सेप्टेंस दे, या आपने जितने समय का टाइम सामने वालों को दिया, भाई 4 दिन में 8 दिन में हाँ ना आप बोलिएगा, और वो समय लिमिट के अंदर अगर वो रिप्लाई नहीं दे पाता, टाइम लिमिट एक्सपायर्ड हो जाती, तो भी हम सेल मानने का राइट रखते हैं। अब समझो बेटा, 3,20,000 रुपए का गुड्स हमने अप्रूवल पर भेजा था, इसमें से आधा माल वापस आ गया और आधे के लिए रिप्लाई नहीं आया, तो मैं अभी मान के चल रहा बाकी माल हमने बेच दिया होगा। अब देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%, माल हम बेचते हैं कॉस्ट में कितना परसेंट जोड़ के? 25% जोड़ के। सही बात है भाई, जो भी माल बेचेंगे तो जीपे लेके बेचेंगे। However, goods costing 2,40,000 sold for रुपये 1,20,000, वैसे तो देखो हम 25% प्रॉफिट पर माल बेचते हैं, लेकिन एक लॉट ऐसा रहा जिसको कि हमने 2,40,000 रुपए की कॉस्टिंग का गुड्स था और 1,20,000 में बेचा। देखो 2,40 की कॉस्टिंग का था, 1,20 में बेचा, मतलब लॉस में बेचा बेटा। वो लॉस में बेचा तो मैं बिना क्वेश्चन के बोल सकता हूं कि साहब ये डैमेज या डिफेक्टिव या आउटडेटेड या एब्सोलेटेड माल होगा, तभी तो आपने जस्ट हाफ में बेचा। तो आप देखो इसको मैं बोल सकता हूं एक तरह से डैमेज गुड्स। ये डैमेज गुड्स का सेल वैल्यू 1,20,000 है, और आप देखिए इसकी कॉस्टिंग कितनी 240। पक्का? बाकी जो गुड्स हमने बेचा होगा नॉर्मल गुड्स बेचा होगा। नॉर्मल गुड्स मतलब जिसको वर्ग हम नॉर्मली जीपी कमाते हैं। अब नॉर्मल गुड्स कितना बेचा वो देखते हैं। टोटल 13,60,000 की सेल वैल्यू का माल हमने बेचा था, इसमें से 3,20 की कहानी मैंने अलग कर दी, अप्रूवल पर भेजा है, इसकी बात अलग करेंगे। इसी में से 1,20,000 की सेल वैल्यू का डैमेज माल है वो बेचा है, तो उसको भी मैंने बाहर कर दिया। ये मेरे पास बचा हुआ मिलेगा नॉर्मल गुड्स एट सेल वैल्यू। नॉर्मल मतलब जो कि जिस पर कि सामान्य तौर पर हम जीपी लेते हैं 25% ऑन कॉस्ट, मतलब 20% ऑन सेल। पक्का बच्चों? चलो अब आपके सामने ये सिचुएशन है, अब आपको बताना है इसमें से किसको प्लस और किसको माइनस करना है। चलो मैं सिचुएशन बना रहा हूं बेटा, हाँ सुनना बच्चों। बोलो जी, आपने स्टॉक गिना कब था? 23rd को। बैलेंस शीट कब बना रहे? मैं बोलता हूं ये जितने भी नाटक नोटंकी हुए ना बेटा, जितना भी अप्रूवल पर भेजा, कस्टमर ने वापस करा, डैमेज माल है, नॉर्मल गुड्स है, नॉर्मल गुड्स मतलब जो जनरली हम गुड्स बेचते हैं, ये सारा माल ऑलरेडी गिना गिनाया था। कब गिन लिया था? जब आप 23 को स्टॉक गिनने गए थे, ऑलरेडी ये सब गोडाउन में था, तो 23 की काउंटिंग में है।
और 30 को हम बैलेंस शीट बना रहे। आप तो बस इसमें ये चेक करो कौन सा ऐसा मान लीजिए जो 23 को गिन लिया था और परमानेंटली बिक गया, जो बिक गया उसको हटाओ। बोलो क्या ये लॉट बिक गया है? बोलो इसको हटाना पड़ेगा। अच्छा क्या ये लॉट बिक गया? इसको भी हटाना पड़ेगा। चलो पहले हम डैमेज वाले लॉट की बात करते हैं। बोलो डैमेज वाला लॉट जब गिनने गए थे तो काउंटिंग में था कि नहीं था? 30 को बैलेंस शीट बनाना तब तक बिक चुका तो हटाना पड़ेगा इसको। तो पहले डैमेज गुड्स को हटा देते हैं। हाँ जी बच्चों, डैमेज गुड्स को हटाएंगे तो कौन सी वैल्यू पर हटाएंगे ये बताइए आप। नहीं बेटा, आप बताओ, आपने स्टॉक गिना था 23 को और 23 को जब ये माल गिनने गए होंगे तो कॉस्ट भी गिना होगा। 1,20,000 में बिका, ये सब बात की बात है। 23 को जब आप गिनने गए थे तो बोलो जी ये लॉट भी गिनने में आया कि नहीं? आ गया। और कितने में गिनने में आया होगा? 240 पे। अब हम इसके मालिक नहीं है, इसको माइनस करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि हमारे स्टॉक में 240 पे शामिल है। 1,20 में बिका वो तो बात की बात है। तो बोलो जी इसको माइनस करना पड़ेगा हमें 2,40,000 पर। परफेक्ट बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चों की रिप्लाई परफेक्ट है। चलो बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे एक रिप्लाई और दो मेरे को। ये नॉर्मल गुड्स बेचा, ये भी माइनस करना पड़ेगा। 9,20,000 रुपए का गुड्स हमने बेचा। सेल्स ऑफ नॉर्मल गुड्स 920। चलो इसमें जीपी शामिल है बच्चों, तो ये गुड्स बिका हमारा 736। बोली क्या इतना सब बच्चों को क्लियर? हाँ जी। अब ये बताओ इस लॉट का क्या होगा जो कस्टमर को अप्रूवल पर दिया लेकिन कस्टमर ने अभी तक रिप्लाई नहीं दिया। हाँ जी बच्चों, ये वाला लॉट हमने कस्टमर को अप्रूवल पर दिया लेकिन कस्टमर ने अभी तक रिप्लाई, कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सुनो 23 को गिन लिया था, ऑलरेडी 23 की काउंटिंग में है। ऑलरेडी 23 तारीख की काउंटिंग में है और रहने दो क्योंकि हम उसके मालिक हैं। पक्का? अच्छा 23 को काउंटिंग कर ली थी, 1,60,000 का गुड्स कस्टमर को दे दिया था, कस्टमर ने वापस भी कर दिया। भाई गया था तो वापस पलट के भी आ गया और अभी तक बिका नहीं, मालिक हमें हमारे स्टॉक में रहना चाहिए और 23 की काउंटिंग में ऑलरेडी शामिल है क्योंकि 23 को गिन के बैठे। अब तो सीधी सी बात है, ये जितने भी नाटक नोटंकी हुए ना बेटा, ये ऑलरेडी 23 तारीख को गिन रखे थे हमने। अब तो ये देखो इसमें से कौन सा माल बेच दिया, जो बेच दिया उसको हटा दो। ये हमारे सामने स्टॉक आएगा फॉर द पर्पस ऑफ बैलेंस शीट। परफेक्ट बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों, वेरी गुड। चलो अब 2 मिनट ध्यान से सुनना। अब मैं स्टॉक टेकिंग का अंतिम कंसेप्ट आपके सामने रखने जा रहा हूं, कंसेप्ट को चेंज करने जा रहा हूं। बोर्ड पे देखो बेटा, पूरी टीम का ध्यान बोर्ड पे बच्चों। बोलो जी 44,64,000 ये स्टॉक निकाला मैंने फॉर द पर्पस ऑफ बैलेंस शीट। और ज्यादातर केस में एग्जामिनर भी आपसे पूछेगा स्टॉक फॉर द पर्पस ऑफ बैलेंस शीट। लेकिन बेटा कभी कभी एग्जामिनर, ये सीए इंस्टीट्यूट है बच्चों, आप लोगों से पूछ सकता है फिजिकल स्टॉक बताओ। कौन सा स्टॉक बच्चों? कौन सा स्टॉक बेटा? और फिजिकल स्टॉक इसका मतलब क्या निकला वो सुनो।
आपने गुड्स गिना 23 को, अब हम देखने जाएंगे 23 के बजाय 30 तारीख को गिनने जाते तो गोडाउन में कितना माल गिन पाते। जिस एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए एक्सीडेंटल फायर हो गया, अब एक्सीडेंटल फायर हो गया 30 तारीख के दिन, जब एफआईआर लिखाने जाओगे बताना तो पड़ेगा ना कि सब हमारे गोडाउन में कितना माल था। हम कोई पहले से गिन के थोड़ी बैठे थे। अच्छा अब आप ये बताओ, अब मैं क्वेश्चन घुमाने जा रहा हूं, क्वेश्चन आपसे पूछूंगा फिजिकल स्टॉक के पर्पस से, क्योंकि एग्जामिनर ने मान लो जी यहां आपको इस क्वेश्चन के अंदर चेंज कर दिया और बोल दिया डिटरमाइन वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक। तो हमारा पर्पस क्या होगा, हमने स्टॉक 23 को गिना, अगर मैं 30 को गिनने जाता तो कितना माल मिलता। अब ये भी बताना बेटा, अगर मान लो कुछ माल एजेंट क्या पड़ा है तो क्या गिनने में आएगा, नहीं। कुछ माल कस्टमर क्या पड़ा है गिनने में आएगा, नहीं, क्योंकि एजेंट क्या पड़ा है, आग अगर लगेगी तो हमारे यहां लगेगी, ऐसा थोड़ी है कि भाई एजेंट के यहां पर भी लग जाएगी। अच्छा मान लो कुछ माल किसी दूसरे का हमारे यहां पड़ा है तो उसको भी ऐड तो करना पड़ेगा, क्योंकि यहां हमारा पर्पस क्या होगा भाई, अगर फायर ऑकर्ड हुआ, एक्सीडेंटल फायर हुआ तो ऐसा थोड़ी होगा कि अग्नि देवता साइड से निकल जाएंगे कि सभी दूसरे का माल है। बराबर बच्चों, तो मैं क्वेश्चन यही सेम क्वेश्चन आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन मेरे को कौन सा स्टॉक चाहिए, फिजिकल। अब देखो कैसे करेंगे वो सुनो। हमारे पास पहले से फिजिकल स्टॉक हमने गिना था 23 को। पॉइंट नंबर 1, बताओ बेटा, पॉइंट नंबर 1 बनता है आउट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, यानी आपने कंसाइनमेंट पर माल भेजा अलग अलग डेट पर, आउट ऑफ विच गुड्स कॉस्टिंग 240 अनसोल्ड। तो आप देखो आप साल भर अलग अलग डेट पर कंसाइनमेंट पर माल भेजते रहे। 23 तारीख के दिन हमने अपने गोडाउन में गिना तो 48 लाख, बराबर बेटा। अभी अलग अलग डेट पर हम एजेंट को माल भेजते रहे, हमने अपने यहां गिन लिया, एजेंट से भी पूछेंगे बता भैया तेरे यहां कितना है, एजेंट बोलता 2,40,000। अब बताओ अगर मैं 30 तारीख को गिनने जाता तो क्या ये 2,40,000 का माल गिन पाता, नहीं। अच्छा 23 तारीख के दिन भी हमारे स्टॉक में है क्या, नहीं है, तो बोलो इस 2,40,000 रुपए का जो कि एजेंट के पास पड़ा है इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आप तो ये सोचो कि अगर मान लो लॉस बाय फायर हो जाता, अग्नि देवता प्रकट हो जाते, तो क्या 2,40 पे भी सेवाएं दे पाते, क्यों नहीं दे पाते, माल हमारे है ही नहीं, माल कहां पड़ा है, एजेंट के। तो देखो जी फिजिकल स्टॉक में इस पॉइंट का कोई इफेक्ट नहीं। पक्का बच्चों, ईमानदारी से क्लियर। चलिए अब बताना, परचेस ऑफ ₹4 लाख, 23 और 30 के बीच में आपने 4 लाख का माल खरीदा। सुनना बच्चों, देखिए 30 जून यहां पर है, आपने स्टॉक गिनने का काम करा 23 जून के दिन, 23 जून के दिन फिजिकली गिना। अब 23 जून और 30 जून के बीच में आपने 4 लाख का माल खरीदा है, इसमें से 1,60,000 रुपए का माल तो आपको बाद में डिलीवर हुआ, तो 2,40 का तो डिलीवर हो गया। अब मेरे को ये बताओ 2,40 का क्या होना चाहिए जो गुड्स हमने परचेज भी कर लिया और हमारे पास डिलीवर भी हो गया, 8, शाबाश। क्यों, क्योंकि अगर 30 को आग लगती तो ये लॉट भी हमारा अफेक्ट होता। चलिए कृष्ण आप बताना, 23 और 30 के बीच में 1,60,000 का हमने परचेस करा था, लेकिन माल आया 5 जुलाई को। अगर फिजिकली गिनने जाते तो क्या ये माल गिन पाते, नहीं गिन पाते। क्यों नहीं गिन पाते, क्योंकि हमारे पास फिजिकली आया ही कब, 5 जुलाई, या नो इफेक्ट। क्यों नो इफेक्ट बच्चों, गुड्स है ही नहीं हमारे पास। पक्का, चलिए अंतिम पॉइंट का रिप्लाई देना और थोड़ा सोच समझ के।
चलिए सुनना बच्चों, सेल्स वर ₹13,60,000। देखो स्टॉक आपने गिन लिया था 23 को, 23 और 30 के बीच के बात दी हुई। स्टॉक को यहां काउंट कर लेने के बाद, ये काउंटिंग कर ली है, उसके बाद आपने माल बेचा है। ओके ना बच्चों, विच इंक्लूड 3,20,000 सेंट ऑन अप्रूवल। इसमें 3,20,000 का माल हमने अप्रूवल पर भेजा। ये देखो, ये मैंने बाइफरकेशन बनाया था। चलिए जी बेटा बताइएगा, 13,60,000 का गुड्स हमने बेचा, इसमें से 320 का तो अप्रूवल पर भेजा, 120 पर कस्टमर ने 30 जून के पहले वापस कर भी दिया। रिमेनिंग 120 के लिए अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। और बच्चों अगर रिप्लाई नहीं आया तो हम उसको सेल्स भी नहीं मान सकते। अच्छा, एक डैमेज लॉट था जो 240 का था, हमने 120 में बेचा, और बाकी के कौन से गुड्स बेचे? नॉर्मल। अब ये जो नॉर्मल गुड्स कितने में बेचा, निकालना थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। टोटल इतना सेल वैल्यू दिया है, इसमें से अप्रूवल का सेल वैल्यू हटाया, डैमेज का सेल वैल्यू हटाया, तो बाकी नॉर्मल गुड्स का ये सेल वैल्यू है। अब रिप्लाई दे पाएंगे बच्चों? कृष्णा, ध्रुव जवाब दे पाएंगे? पक्का? चलो बताओ, आपने स्टॉक गिना कब था? परफेक्ट। मैं बोलता हूं पूरा माल गिन लिया था, और अब हम सोच रहे 30 जून को गिनने जाते तो गोडाउन में कितना माल गिन पाते। तो बोलो, ये जो माल बिक चुका है ये तो बाहर हो गया, नॉर्मल गुड्स बिक गया है, बाहर हो गया। दूसरा डैमेज गुड्स भी बिक गया, बोलो ये भी बाहर हो गया। पहले इन दोनों को तो बाहर करो। सेल्स ऑफ डैमेज गुड्स, बोलिए बच्चों कितने पे माइनस करना पड़ेगा बेटा अपने को? 2,40,000। क्यों 240 पर माइनस करना पड़ेगा बेटा? यस, 23 तारीख के दिन हमने गिना था तो 240 में गिना था, हटाओ उसको। नॉर्मल गुड्स भी हटाना पड़ेगा, वो 9,20,000 का था, इसमें जीपी जोड़ा है तो इसकी कॉस्ट थी 7,36,000। ये गुड्स 23 को गिन लिया था, लेकिन 23 और 30 के बीच में बेच दिया तो बाहर निकल गया। अंतिम 2 पॉइंट के रिप्लाई अगर आपने दे दिए मतलब बहुत बहादुर बच्चे बेटा। हाँ जी बच्चों, 1,60,000 का गुड्स, $160 वापस आ गया, बोलो क्या करेंगे? एड होगा? नो इफेक्ट, क्यों 23 की काउंटिंग में है, गया तो वापस भी तो आ गया, और हम इसी काउंटिंग को लेके चल रहे हैं, इसमें शामिल है, रहने दो कि यहां भी है यहां भी है, इसका इफेक्ट आएगा क्योंकि यहां गिन लिया था, यहां गिन लिया था, और अब इसके बाद माल हमने बाहर निकाल दिया। अगर 30 तारीख के दिन आग लगती तो ये लॉट गिनने में नहीं आता। बोलो जी क्यों गिनने में नहीं आता? क्योंकि हमारे पास नहीं है, बल्कि बताओ जी किसके पास है? एजेंट के पास। तो फिजिकल अगर गिनने जाते तो ये लॉट भी गिनने में नहीं आता, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? माइनस। और 1,60,000 सेल वैल्यू, उसमें से जीपी हटाएंगे तो क्या आएगा? कॉस्ट। अब बच्चों देखो, ये लॉट मेरे पास फिजिकली पड़ा है, और बैलेंस शीट के पर्पज से देखेंगे तो इतना है, इसके हम ऑनर हैं, मालिक हैं,
लेकिन गोडाउन में जाके फिजिकली गिनने जाएंगे तो इतना माल मिलेगा। और दोनों के बीच में अंतर अगर रिकंसिलिएशन बनाओगे ना तो देखो ऐसा रिकंसिलिएशन बनेगा। कैसे? फिजिकली अभी हमारे यहां इतना माल पड़ा है, ये देखो कंसाइनमेंट के पास पड़ा है एजेंट। ये रिकंसिलिएशन एग्जाम में बनाते मत बैठना, ये तो मैं प्रैक्टिकल लाइफ के लिए बता रहा हूं। 2,40,000 का गुड्स एजेंट क्या पड़ा है, 1,60,000 का गुड्स परचेस कर लिया था लेकिन इन ट्रांजिट है, 1,28,000 का गुड्स कस्टमर के अप्रूवल पे है। ये देखो जी, इतने गुड्स के हम मालिक हैं। अब एग्जाम में इतनी मेहनत नहीं करनी है। अगर एग्जामिनर बैलेंस शीट के हिसाब से पूछे तो आपको यह दिखाना है कि हम कितने स्टॉक के मालिक हैं। और अगर एग्जामिनर आपसे फिजिकल पूछे तो फिजिकली रिप्लाई देना है कि फिजिकली हम कितने गुड्स के मालिक हैं। बोलो बेटा, क्या है तक सब बच्चों को क्लियर? बच्चों, हमने इन्वेंट्री के लिए 1.5 डे रिजर्व रखा था, जिसमें से एक दिन पूरा हम लोगों को स्टॉक टेकिंग जैसे इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल, क्रूशियल और जिस पर कि एग्जामिनर अच्छे क्वेश्चन बना के देता है उस पर डिस्कस करना था। बाकी हाफ डे कल के लेक्चर में हाफ डे हम डिस्कस करेंगे बेटा पीरियोडिक मेथड, परपेचुअल मेथड, उसके अंदर फीफो, लीफो, उसके अंदर सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, देन उसके बाद एडजस्टेड सेल प्राइस मेथड, छोटी छोटी मेथड, उसमें नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, ये हम डिस्कस करेंगे। देन रिमेनिंग हाफ डे में हम सिंगल एंट्री स्टार्ट कर लेंगे। और मैंने आप लोगों को बच्चों 30 दिन के अंदर हम लोगों को पूरे सिलेबस को कवर करना है। अच्छा, मैंने आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी किया है बेटा कि जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएं रोज के रोज आप उसको पढ़ते भी चले जाओ ताकि डेली चैप्टर हम लोगों के कंप्लीट होते जाएं। ये पूरा डे वाइज शेड्यूल, कौन कौन से दिन अपने को कितना कितना डिस्कस करना है, कितना कितना स्टडी करना है, ये मैंने आप लोगों को डे वाइज शेड्यूल बना के दिया है ताकि हम एक एक कंसेप्ट को कवर कर सकें। चलिए बेटा, आज के सेशन को एंड करते हैं, बाकी बात हम कल के लेक्चर में करते हैं। तब तक सब बच्चों को धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स।